हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना क्या है स्टूडेंट? प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद में टर्सरी और उसके बाद में आपकी कौन सी आती है स्टूडेंट? उसके बाद में आती है आपकी क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब इनके बाद प्रोटीन की संरचना होती है अलग अलग, इनका क्या होता है स्टूडेंट? रूप होता है, यानी अलग अलग अच्छे तरीके का रूप होता है, इतना सुटेबल रूप होता है। उसके बाद में इसका डीनेचुरेशन करते हैं, यानी अपन को ताप दे देते हैं जिसके कारण ये रबड़ का वल्कनीकरण हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है, इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। यानी अपने नेचुरल अवस्था में ना रहकर वो इसी प्रकार का रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टूडेंट क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। मैंने पेप्टाइड बंध के बारे में आपको बताया था। बंध के बारे में क्या बताया था? कार्बोनिल ग्रुप और एक NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उन दोनों के बीच में से क्या हो जाता है? वाटर रिलीज हो जाता है और अपने पास क्या बचता है स्टूडेंट? C डबल बॉन्ड और NH ग्रुप बचता है। अब इसके बाद हम देखिए स्टूडेंट, ये ग्रुप में स्टूडेंट अलग अलग आपके पेप्टाइड आ जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड आ जाएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में देखिए स्टूडेंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर में दे फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड सर्वल एमिनो एसिड, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या मिलता है? अनेक प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्त? बॉन्ड मिलते हैं, अनेक प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं, वो भी एमिनो एसिड के। पेप्टाइड बॉन्ड में अनेक प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, मैंने बताया था। जैसे एक एग्जांपल ये रहा, C डबल बॉन्ड हो, NH पेप्टाइड बॉन्ड एक, दो पेप्टाइड बॉन्ड, ये एक R श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं, यानी पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसमें एलेनिन, ग्लाइसिन, स्टिडीन, ल्यूसीन, ये एमिनो एसिड स्टूडेंट, एलानिन, ग्लाइसिन, स्टिडीन, ल्यूसीन, इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसे अपन क्या कर सकते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब दोनों में पे लिखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेडिंग डालिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें लिखिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन की कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद में लिखिए जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड एक रेगुलर मैनर से, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड एक रेगुलर मैनर से फोल्ड रहते हैं या इसमें प्रेजेंट रहते हैं। पेप्टाइड चेन में फोल्डिंग होने से कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप्स, पेप्टाइड चेन में फोल्डिंग होने से कार्बोक्सिल ब्रैकेट में लिखिए COOH ग्रुप एंड एमिनो NH2 ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड में लिंक हो जाते हैं। यानी जो NH2 है इसमें क्या होता है स्टूडेंट? फोल्डिंग हो जाती है, जिससे अपने जो NH ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इस एक सर्किल बना लेते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें लिखिए स्टूडेंट फर्स्ट स्ट्रक्चर डालिए अल्फा हेलिक्स। अब इसमें ये देखिए स्टूडेंट स्ट्रक्चर देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखाऊंगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर आती है अल्फा हेलिक्स, दूसरी आती है बीटा शीट। तो बीटा शीट को पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले अल्फा हेलिक्स। इसमें देखिए पॉलिंग व कोरिन ने बताया कि, देखिए पॉलिंग व कोरिन ने बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड के ओरिएंटेशन या ओरिएंटेटिंग पोलर केमिकल ग्रुप सच एज C डबल बॉन्ड, कार्बोनाइल ग्रुप एंड NH ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस होती है। यानी इन्होंने बताया कि अगर C डबल बॉन्ड ग्रुप है और N ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति होती है। जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट 2 विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनती है। ये NH है, ये है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देंगे अपन, इसको हटा दीजिए, ये अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अपन ये कह रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर NH ग्रुप में, जो कि एक ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर वे में स्थित होती है। अब इसके बाद में लिखिए 2017 में आया था ये एक पेप्टाइड चेन
एक रेगुलर हेलिक्स बनाती है या कोई बनाती है, अल्फा हेलिक्स कहलाती है। एक पेप्टाइड चेन है ये पूरी की पूरी वन हेलिक्स का निर्माण कर रही है स्टूडेंट। इस वन हेलिक्स का निर्माण कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक हेलिक्स बनाती है, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स। यानी एक हेलिक्स में C डबल बॉन्ड ग्रुप भी होगा और NH ग्रुप भी होगा। अब इसके बाद में लिखिए फर्स्ट एमिनो एसिड कार्बोनाइल O, फर्स्ट एमिनो एसिड कार्बोनाइल O एंड फोर्थ एमिनो एसिड रेड्यूस के एमाइड N के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबलाइज्ड रहती है। फर्स्ट तो है क्या स्टूडेंट? कार्बोनिल का O, उसके बाद में 4 नंबर पे नाइट्रोजन का H। फर्स्ट 2 3 4 इस प्रकार से मानते हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड 3 और 4 नाइट्रोजन के S है। ये स्टेबलाइज किससे रहती है? ये रिंग और ये रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में। ये लिख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको जोड़ रखा है, तो स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लिख देता हूं मैं, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या रहती है? ये स्टेबल रहती है, ठीक है। जिसमें कार्बोनिल का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का N ये एक दूसरे द्वारा स्थायित्व में रहते हैं। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इस प्रकार अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। 2 नंबर लिखिए 2 अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड व लेफ्ट हैंडेड दोनों प्रकार की हो सकती है। 2 अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड व लेफ्ट हैंडेड दोनों प्रकार की हो सकती है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की तुलना में लेस स्टेबल होती है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की तुलना में लेस स्टेबल होती है। अल्फा हेलिक्स और राइट हैंडेड का मतलब इस प्रकार से गोला खा रहा है, यानी राइट हैंडेड का। लेफ्ट का मतलब ये, तो राइट हैंडेड क्या है? ज्यादा स्टेबल है और लेफ्ट हैंडेड लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लेस स्टेबल देन, किसकी तुलना में? लेस स्टेबल देन राइट हैंडेड की तुलना में क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है। ये आ गया आपके। अब इसका कारण लिखिए, बिकॉज क्यों है भाई ये इस प्रकार से? कोई कारण होगा तो ये कारण लिखिए स्टूडेंट इसका, बिकॉज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में कार्बोनिल एंड साइड चेन के बीच स्टीरिक इंटरफेरेंस होता है या स्टीरिक हिंड्रेंस मान सकते हैं। कार्बोनिल बिकॉज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स व साइड चेन के बीच क्या होता है स्टूडेंट? साइड चेन के बीच में स्टीरिक इंटरफेरेंस होता है या स्टीरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं, रिपल्सन होता है यानी भीड़ होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस होता है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इंटरफेरेंस होता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में ओनली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पाई जाती है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर में ओनली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पाई जाती है। इस प्रकार से सारी राइट ही है, राइट की तरफ है, इस प्रकार से मुड़ रहा है, देखिए ये नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है, क्योंकि बॉन्ड ही यहाँ बना है ना स्टूडेंट। यहाँ पर तो बना ही नहीं है, स्टूडेंट लेफ्ट हैंडेड होगी, ये राइट हैंडेड होगी, यानी अपने किसी चीज को घुमाते हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड मतलब है ये इस प्रकार से। अरे ये घड़ी है ना, ये घड़ी की तरफ सुन, ये घड़ी है तो राइट हैंडेड में इस प्रकार से घूमेगी, लेफ्ट हैंडेड में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इस प्रकार से। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में राइट हैंडेड ही होती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, अल्फा हेलिक्स की सिंगल ट्रेन में रिपीटिंग यूनिट के बीच डिस्टेंस। अल्फा हेलिक्स में सिंगल ट्रेन में एक ट्रेन यानी एक मोड लिया
तो एक टर्न ये, एक टर्न ये, तो इसमें कितने होते हैं स्टूडेंट? 5.4 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 5.4 एंगस्ट्रॉम। अल्फा हेलिक्स की एक सिंगल ट्रेन में इनकी डिस्टेंस 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट टर्न के टू इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, टर्न के टू इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0.54 nm होती है। 0.54 nm होती है। 0.54। ये एक टर्न है, ये 5.4 स्टूडेंट। ये एक टर्न है ना, ये तो 5.4 है, ठीक है, ये है 5.4। और जो ये दो टर्न है इनके बीच की डिस्टेंस 0.54 nm नैनोमीटर। और इस जो डिस्टेंस होती है इन दोनों अल्फा हेलिक्स के दो टर्न के बीच की, उसको अपन पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। पिच कहते हैं। अब समझे, एक हेलिक्स की 5.4 और दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी है? 0.54 nm होती है। अब इसके बाद लिखिए अल्फा हेलिक्स में एमिनो एसिड रेसिड्यू, अल्फा हेलिक्स में एमिनो एसिड रेसिड्यूज थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री टू 50 डिग्री, 50 डिग्री, यानी थीटा है एमिनो एसिड में वो 45 से 50 होता है। और थीटा बराबर -60 डिग्री पर कन्फर्मेशन शो करते हैं। थीटा बराबर 50 डिग्री पर नेगेटिव 60 डिग्री पर ये कन्फर्मेशन शो करते हैं। एंड ईच एक्सिल्ट्रन में 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। ये एमिनो एसिड रेसिड्यू है। एक टर्न में कितने हैं? 3.6, 3.6, एक टर्न में 3.6, 3.6, यानी लगभग 4 एमिनो एसिड है। 1 2 3 4 एमिनो एसिड है या पेप्टाइड बॉन्ड है। इस प्रकार से होते हैं एमिनो एसिड की। 3.6 होते हैं, -60 डिग्री पर ये क्या करते हैं स्टूडेंट? आपके कन्फर्मेशन शो करते हैं। कन्फर्मेशन का मतलब होता है आप कन्फर्मेशन यानी बॉन्ड को स्थिर रखकर एक को घुमाना, वही कन्फर्मेशन है, आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद में लिखिए बीटा शीट, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। दूसरी आ गई प्रोटीन की स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, वो लिखिए बीटा प्लेटेड शीट। देखिए किस प्रकार से होगी। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट का मतलब इसमें स्टूडेंट बेंजीन प्रकार की संरचना बनी है और ये डॉट डॉट ऑक्सीजन नहीं है, ये एक हाइड्रोजन एटम है जो कि आपके NH ग्रुप और C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम इस स्ट्रक्चर को क्या प्रदान करते हैं स्टूडेंट? स्थायित्व प्रदान करते हैं। और ये स्टूडेंट एंटी पेरिप्लेनर होती है एडजेसेंट एटम के। एक शाखा इधर जुड़ेगी तो एक नीचे जुड़ेगी। तो एंटी पेरिप्लेनर का मतलब है एक अलग अलग डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में भी होती है एडजेसेंट एटम के। अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में जुड़ती है तो इसका मतलब ये एंटी पेरिप्लेनर है। तो इस प्रकार की संरचना को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट? जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें बीटा प्लेटेड, एंटी पेरिप्लेनर बीटा प्लेटेड शीट। अगर ये सेम डायरेक्शन में है यानी एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन एंटी पेरिप्लेनर, एक अबोव द प्लेन दूसरी अबोव द प्लेन, या एक बिलो द प्लेन दूसरे बिलो द प्लेन, तो इसे बोलेंगे अपन पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। तो देखिए स्टूडेंट बीटा प्लेटेड शीट पोलिंग व क्लोरीन स्ट्रक्चर को दिया। दूसरी बात इसमें स्टूडेंट क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन फुली एक्सटेंडेड होती है। जो आपकी बीटा अल्फा हेलिक्स थी उसमें क्लोज्ड थी, उसमें खुली हुई नहीं थी, एक कुंडलन में थी, लेकिन इसमें क्या है ये फुली एक्सटेंडेड होती है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? ये देखिए स्टूडेंट ये 1 2 3 इस प्रकार से रिंग है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये डब्बे 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 ऑक्सीजन नहीं है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये इसी प्रकार से सभी, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन एटम आता है, हाइड्रोजन एटम आता है और एक NH ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है। ये देखिए स्टूडेंट ये कार्बन एटम है
ठीक है, कार्बन से। और ये क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम है डॉट वाला, और ये NH ग्रुप, ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा डबल बॉन्ड से, और ये यहाँ पर है। तो इस प्रकार से मेनली मैं बात करूँ तो सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर N है और यहाँ पर H है। ये हाइड्रोजन N के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर H है। इस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड की ये संरचना है। ठीक है, नाइट्रोजन एटम से कौन जोड़ रखा है, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपने से ज्यादा 3D परमाणु के साथ बॉन्ड बनाता है। बेसिकली बात करें तो अपन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो लास्ट सीन है एडजेसेंट स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, बता देंगे। बीटा प्लेटेड शीट में एडजेसेंट स्टैंड है या निकटवर्ती मान सकते हैं इसको, स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पर NH व CH वही बात चल रही है अपनी, NH ग्रुप व CO ग्रुप के बीच हाइड्रोजन एटम बॉन्ड स्टेबलाइज्ड रहता है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल में दोनों ऑक्सीजन बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर कोबाल्ट में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन छोटा होता है। साइड चेन आर प्लेन के अबोव एंड बिलो होती है। साइड चेन है आर प्लेन के अबोव होगी और बिलो होगी। N एंड C यानी जो नाइट्रोजन यानी NH2 ग्रुप टर्मिनल और जो C टर्मिनल है, ठीक है, NH2 वाला और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला टर्मिनल है, अपोजिट साइड पर स्ट्रक्चर एंटी पेरिप्लेनर बीटा प्लेटेड शीट, सेम साइड पर पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट कहलाती है। तो ये होगा स्टूडेंट आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद में टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस प्रकार। तो इसके बाद में देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी तृतीय संरचना। इसमें स्टूडेंट 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी स्टूडेंट एक साइड में, और 3 अल्फा हेलिक्स के लेफ्ट हेलिक्स में एक राइट हैंडेड हेलिक्स में पाई जाएगी, इसलिए इसको टर्शियरी बोला है। और ये 3 डायमेंशनल होती है, ऑब्वियसली इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो प्रोटीन की देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से कोलेजन टिश्यू होते हैं, उस प्रकार से इसमें लगे होते हैं। इसमें फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है। फिब्रस प्रोटीन है उसमें क्रेटिन नाम की जो आपके क्या है स्टूडेंट प्रोटीन पाई जाती है। फिब्रस का एग्जांपल है ग्लोबुलर यानी गोलाकार प्रोटीन है, ठीक है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन के ऑल एटम का 3 डायमेंशनल किसके पास होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर होती है, उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसलिए इसमें 3 डायमेंशनल होता है, अरेंजमेंट पाया जाता है। ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन स्ट्रैंड की प्रकार की होती है, ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन स्ट्रैंड में होती है। 3 पेप्टाइड चेन लेफ्ट हैंडेड एंड 3 पेप्टाइड चेन राइट हैंडेड कॉइल्ड रहती है। 3 पेप्टाइड चेन लेफ्ट हैंडेड एंड 3 पेप्टाइड चेन राइट हैंडेड कॉइल्ड रहती है। प्रोटीन ग्लोबुलर व फिब्रस में विभाजित होता है। प्रोटीन ग्लोबुलर व फिब्रस प्रोटीन में विभाजित होता है। फिब्रस का मैं बता चुका हूं, केराटिन प्रोटीन इसमें आती है। अब यहाँ पर ग्लोबुलर के लेंथ व विड्थ 10 से कम होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें जो उसकी लेंथ है यानी लंबाई और चौड़ाई है 10 से कम होती है, जबकि फिब्रस में 10 से ज्यादा होती है। अब इसके बाद में लिखिए अनोदर फिब्रस प्रोटीन प्रोलीन एंड ग्लाइसिन में कोलेजन ज्यादा होता है। अनोदर फिब्रस प्रोटीन प्रोलीन एंड ग्लाइसिन में कोलेजन ज्यादा होता है। इस कारण कोलेजन प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन में इनकेपेबल होता है। इस कारण कोलेजन प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन में इनकेपेबल होता है। प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3 लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में कोलिजन का निर्माण करते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल होता है। कोलिजन प्रीडोमिनेंट प्रोटीन ऑफ वर्टिब्रेट्स है। बायोलॉजिकल सिस्टम एज बंडल ऑफ लीनियर फिब्रस में पाई जाती है।
ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है स्टूडेंट, बायोलॉजिकल सिस्टम एज बंडल ऑफ लीनियर फिब्रिल्स में पाई जाती है। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सिंगल फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सिंगल फोर्स प्रेजेंट होता है उसमें। ग्लोबुलर प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एमिनो ग्रुप में अदर बॉन्ड भी पाए जाते हैं। यानी ट्विस्ट के लिए इसमें क्या है, सेकेंडरी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसमें एमिनो बॉन्ड्स भी होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एमिनो ग्रुप के अलावा पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा अदर बॉन्ड भी पाए जाते हैं जो ग्रेट ट्विस्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉलोइंग बॉन्ड स्टेबलाइज्ड करते हैं। फर्स्ट लिखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड इन सिस्टीन, डाइसल्फाइड बॉन्ड इन सिस्टीन। सिस्टीन एक एमिनो एसिड है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको स्टेबल करता है। लिखवाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर। आयनिक बॉन्ड which involve extra carboxylic और एमिनो ग्रुप्स। एक होता है आयनिक बॉन्ड जिसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लीजिए। चौथा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो एक प्रकार का वीक इंटरेक्शन है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। पांचवा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये भी एक प्रकार का वीक इंटरेक्शन है जिसमें आपके हेड व टेल होती है उस प्रकार से। अब इसके बाद में लिखिए ग्लोबुलर प्रोटीन में पोलर हाइड्रोफिलिक साइड चेन, पोलर हाइड्रोफिलिक साइड चेन स्फीयर के आउटसाइड पर प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रोजन से प्यार करने वाली या आयन से प्यार करने वाली, उसे बोलते हैं अपन चेन, आउटसाइड पर प्रेजेंट होती है। विच इंक्रीज वाटर सोल्युबिलिटी, जो वाटर की सोल्युबिलिटी बताती है। अगर जिस तरह वाटर की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी उस तरफ से हेड पाई जाएगी या हाइड्रोफिलिक पाई जाएगी। एंड नॉन पोलर साइड चेन इंटीरियर सरफेस पर होती है जहां से नॉन एक्वस रिएक्शन को कैटालाइज कर सकती है। और नॉन पोलराइज्ड चेन होती है वो क्या किस पे होती है, नॉन पोलर साइड चेन इंटीरियर सरफेस पर होती है जो कि नॉन एक्वस रिएक्शन को कैटालाइज करती है, यानी बिना पानी में होने वाले रिएक्शन और पानी प्रेजेंट में होने वाले रिएक्शन को कौन करेगी, जो इसके हाइड्रोफिलिक होगी वो चेन। अब इसके बाद में इसका फिगर बना रहा हूं जिसमें आपको सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और जिसमें हाइड्रोफिलिक भी होगा और जिसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। देखिए ये बनाना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, मैंने एक डायग्राम की बात की थी जिसमें आपको बताऊंगा, तो इसमें स्टूडेंट आपके हाइड्रोजन बॉन्ड भी शामिल होंगे, इसमें आपका सल्फाइड बॉन्ड भी आएगा, इसमें आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी देखेगा और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अलावा इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, अब देखिए स्टूडेंट हाइड्रोफोबिक, ये देखिए स्टूडेंट NH3CO और C डबल बॉन्ड। मैंने बताया था कि इसमें जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है N टर्मिनल और कार्बोनिल टर्मिनल है, कार्बोक्सिलिक C टर्मिनल है, उसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट, बॉन्डिंग बढ़ जाती है। तो इसे आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आपके क्या होता है जिसमें ये बॉन्ड बढ़ जाता है, इसे आयनिक वाला कहते हैं। आयनिक बॉन्ड है, आयनिक एक्सटेंडेड बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड है, तो ये आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, NH3CO C डबल बॉन्ड हो, इस प्रकार से एक श्रृंखला है, इसमें NH2CO O नेगेटिव C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O नेगेटिव माने और NH2 अब ये सही। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्डिंग आएगी, इस प्रकार से बॉन्डिंग आएगी। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, एक कार्बोक्सिलिक रिंग है, जिसमें बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, इनमें बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एक तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया है, जो वीक बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पर दो सल्फाइड है, सल्फाइड ग्रुप है, ये भी सिस्टीन में है स्टूडेंट, ये सिस्टीन है, तो इस सिस्टीन में क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो सल्फाइड ग्रुप है इसलिए। अब यहाँ पर दो फेनिल रिंग है जिसे बाइफेनिल रिंग बोलते हैं, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपके शामिल है। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर CH3 2 यूनिट है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पर कौन सा इंटरेक्शन है, यहाँ पर भी स्टूडेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, 4 नंबर वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। CH3 CH2 CH3। अब ये साइट और ये साइट अलग अलग है, दोनों सेम साइट है, CH2 CH3। यहाँ पर CH2 CH3 लिख देता हूँ, CH2 CH3। तो कितनी साइट होगी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ये आपके ब्यूटेन है, 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन हो गए स्टूडेंट, 2 ब्यूटेन रिंग हो गई, तो 2 ब्यूटेन रिंग है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन CH2OH और CH2OH, ठीक है स्टूडेंट, 2 एथेनॉल है, एथेनॉल के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। और ये यहाँ पर एक वैसे रिंग जो आपको पहले देखने को मिली थी, उसमें CnH2 ग्रुप, NH पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप, तो ये यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है। इसको ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे बना दे, क्योंकि अपना सेम रहेगा, याद भी हो जाएगा। तो अपने को CnH2, यहाँ पर कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन NH2 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का नेगेटिव है। तो ये आयनिक बॉन्ड है जिसमें आपके एक टर्मिनल पड़ गया है, तो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट है जिसमें एक प्लस एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये स्टूडेंट जितने बॉन्ड है मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा दर्शा दिए हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन के। तो यहाँ पर आपके फिनिश होती है प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके बाद में क्वाaternary स्ट्रक्चर आएगी, जो इजी स्टूडेंट इतने की नहीं है लेकिन आपको पढ़नी चाहिए, क्वाaternary बता देता हूँ मैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आएगा, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ तक। उसके बाद में फंक्शन ऑफ प्रोटीन आएंगे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय।